अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर एंड लिसनर। रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स में आपका ढेर सारा वेलकम। लम्स जुनून बाय ज़ोया अली शाह एपिसोड 41 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, मत खाओ तरस। मैं नहीं कहूँगा तुम्हें तुम इस पर तरस खाओ। जो भी जुल्म और कहर तुमने इस पर ढांढना चाहते हो, इसके लिए रब की बारगाह में गुनहगार मत बनो। तुम इस लड़की से तुम निकाह करोगे? रोमान शाह ने कुछ सोचते हुए कहा। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। निकाह करके मैं मिरा के साथ कभी बेवफाई नहीं कर सकता। शाहमीर निकाह के नाम से तड़प उठा था। और जो तुमने बिना निकाह के इसके साथ करके इसके बाप को सजा देना चाहते हो, वो करके क्या तुम मिरा के साथ वफादारी करोगे? रोमान शाह ने आंखें दिखाते हुए कहा था। रोमान, तुम जितनी मर्जी मुझे दलीलें दो, मगर मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं इस लड़की को किसी सूरत नहीं जाने दूंगा। ठीक है, मत छोड़ो इस लड़की को। तुम इसके साथ निकाह करने की हिम्मत भी नहीं रखते, क्योंकि मिरा के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। तो इस सारी बातों का मेरे पास एक सलूशन है। रोमान शाह ने बहुत ठहराव से बोलते हुए कहा। शाहमीर ने नजरें उठाकर रोमान शाह के चेहरे की जानिब देखा था। वो क्या? शाहमीर ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा। अब जो रोमान शाह ने कहा था, वो बात तो दूर दूर तक अभी इसके दिमाग में नहीं आई थी। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि रोमान शाह इसे ऐसे भी कहने को कह सकता है। वो हैरानी तो इसे तब हुई जब रोमान शाह ने कहा कि यही सोचकर ही तुर्की वापस आया। दोनों में इस फैसले को लेकर बहुत बहस हो गई, मगर जीत तो रोमान शाह की हुई थी। रोमान शाह ने अपना फैसला शामिर से मनवा कर ही दम लिया। तो फिर डन हो गया। जो मैंने कहा है तुम वैसा ही करोगे। इसी तरह मीरा से बेवफाई भी नहीं होगी और शख्स को सजा भी मिल जाएगी। वैसे बताना पड़ेगा मीरा को कि इसके शौहर में बहुत शातिर दिमाग है। शाहमीर ने गुस्से से नजरें शाह के चेहरे से हटाकर दूसरी जानिब करते हुए कहा। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मेरी बीवी मेरे शातिर दिमाग से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। तुम कल तैयारी रखना, मैं गवाहों और मौलवी को लेकर 3 बजे पहुंच जाऊंगा। रोमान शाह अपना फैसला सुनाते हुए खड़ा हो गया, जबकि शामिर गुस्से से भरी हुई नजरों से रोमान शाह को जाते हुए देख रहा था। तो शामिर पर अपना फैसला थोप कर चला गया। हल्की हल्की धूप में बैठी बिया बड़े मजे से गन्ना चूस रही थी। अपने खेतों से लाए गए मीठे गन्ने के साथ बहुत अच्छी तरह से इंसाफ कर रही थी। मजाल है कि कहीं छिलकों में थोड़ा सा भी रस बाकी हो। आज इसके ताया और ताई शहर गए हुए थे। कुछ दिन पहले जो रिपोर्ट्स आई थी, इनमें काफी सारे मसले सामने आए थे। इनको हफ्ता 10 दिन लग सकते थे वहां पर इलाज करवाने के लिए। अब तो वैसे भी बेफिक्र थे, क्योंकि बिया की परेशानी इनके सर से उतर चुकी थी। अब वो बेफिक्र होकर वहां पर जितने दिन चाहे रह सकते थे, और मानूर भी वहीं शहर में पड़ती थी। तो इसी बहाने वो कुछ दिन अपनी बेटी को भी अपने साथ रख सकते थे। होटल रूम खुरम ने वहां पर पहले बुक करवा दिया था। खुरम भी जमीनों पर गया हुआ था, इसलिए आज बिया घर में अकेली थी। खुरम शादी के बाद काफी चेंज हो चुका था। अब वो तकरीबन अपने काम को बहुत संजीदगी से करता था। इसलिए तो आज इसके अब्बा साईं बेफिक्र होकर इसकी माँ को इलाज के लिए शहर के लिए ले गए थे। तो जो मेरे हमेशा दिल को रोए, ते मैं दुनिया नु कह दवा, तू जो मेरे हमेशा कोल रवे, ते मैं दुनिया नु कह दवा परे परे, दिल दे के दुनिया नु कौन डरे, कोल तेरे आ गईयां, लगियां निभा गईयां, दस मैनू हुन मैं की करा। बिया गन्ना चूसते हुए बड़े आराम से आंखें बंद किए हुए धीमी धीमी आवाज में सॉन्ग गुनगुना रही थी। मेरी मलकाए तरन्नुम नूर जहां, मैं तुझे सारे घर में ढूंढ कर आया हूं, और तुम यहाँ पर बैठी हुई सुर लगा रही हो। फौरन कान के लों के पास आकर बोला था। बिया डरकर उछलती हुई दूर जाकर खड़ी हुई थी। हाय अल्लाह जी साईं, आपने तो मुझे डरा ही दिया। वो दिल पर हाथ रखते हुए लंबी लंबी सांसें ले रही थी। एक तो साईं की जान, तुम डरती बहुत हो, और वही काम आते हैं तुझे। एक डरना और दूसरा शर्माना। आज घर पर कोई ना है, तो मुझे अपना एक नया फीचर मुतारिफ करवाओ। वो कदम बढ़ाते इसके पास जाकर खड़ा हो गया, दोनों हाथ इसकी कमर पर बांध कर अपने करीब करते हुए बोला। सर साईं क्या कर रहे हैं? हम छत पर खड़े हैं, कोई देख लेगा। सीने में हाथ रखते हुए हम कसमसा कर पीछे हो गई। साईं की पकड़ कुछ ज्यादा सख्त नहीं थी, इसलिए वह बांसानी पीछे हो गई। कोई देखता है तो देख ले। अब तो तू मेरे साथ रुखसत हो चुकी है ना, अब तो डरना छोड़ दे बिया रानी। इसकी कलाई को थाम छत पर बने हुए छोटे से स्टोर नुमा कमरे के अंदर ले आया था। स्टोर में ताईजान की पेटियां और अटैची केस रखे हुए थे, जिनमें वो गर्मी और सर्दी के बिस्तर वगैरह रख दिया करती थी। इसकी कमरे की दोनों जानिब हाथ रखकर
कमर की जाने दोनों हाथ रखकर इसे बच्चों की तरह ऊपर उठाकर पास पड़ी हुई पेटी पर बिठा दिया। साईं क्या कर रहे हैं, कोई आ जाएगा। इसकी कमर पर दोनों हाथ बांधकर अपने करीब करके खुद नीचे खड़ा हो गया। कोई नहीं आएगा, बेफिक्र रहो, आते हुए सीढ़ियों की कुंडी लगाकर आया हूं। ऐसे डर डर कर मेरे मुंह की ऐसी तैसी मत करो। सरगोशी करते हुए खुर्रम के लब इसके कानों की लौ को लगे तो बिया के पूरे वजूद में सनसनाहट सी दौड़ गई। बिया, गंभीर आवाज में बिया गालों पर अपने सख्त बियर्ड वाले गाल रफ करते हुए से चुभन महसूस करवाते हुए मदहोश सा होकर बिया का नाम पुकार रहा था। इसकी चुभन और मोहब्बत भरे लफ्ज को महसूस करते हुए तड़प रही थी। साईं के कांधों पर दोनों हाथ रखे हुए खुद को इसके सुपुर्द करे मुश्किल बोल रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी तुमसे इस तरह प्यार कर सकता हूँ। तुझे पता है कि तुम्हारे पास आने के लिए मैं कितना बेचैन हो जाता हूँ। तुम्हें पता है अभी भी मैं सारे काम छोड़कर तेरी तरफ खींचा चला आया हूँ। वो मदहोश सा होकर इसकी गर्दन पर अपने लबों के गरम गरम लम्स छोड़ रहा था। इसे जलते हुए लम्सों की शिद्दत से उखड़ी हुई सांसें लिए खुर्रम के कांधों पे हाथ रखकर बैठी थी। तेरे वजूद से आती ये खुशबू कसम से मुझे पागल सा कर देती है। इसके दिल वाले मकाम पर अपना हाथ रखे हुए था। हाथ इसकी कमर पर बांधकर इसे हिलने की आजादी नहीं दे रहा था। इसकी कमर पर हाथ फेरते हुए खुर्रम के हाथ इसके जिप पर जाकर रुके गए। वो बिन पानी की मछली की तरह तड़प गई थी। जब इसके एक ही झटके से जिप खोलकर खींचा और कुर्ती कांधों से सरका दी। साईं दिन दहाड़े तो कुछ शर्म कर लिया करे। वो शर्म के मारे मिनमिनाते हुए अपनी कुर्ती को कांधों पर वापस खींचकर दोनों हाथ कुर्ते पर रखते हुए साईं की बेबाक नजरों से खुद को बचा रही थी। हाँ हाँ हाँ, साईं की जान बीवी है तो साईं की। साईं को तो इस वक्त शर्म नहीं आती थी जब सिर्फ तो मेरे निकाह में थी। अब तो साईं पूरे हक से तुझे रुखसत करवा कर तेरे ताया से ले आया है। तो अब भी अगर तो मुझसे ऐसी उम्मीद रख रही है तो फिर इसमें तेरी गलती है, मेरा कोई कसूर नहीं है। वो कहका लगाकर हंसते हुए नरमी से इसके दोनों कलाइयों को साइड पर करके इसकी कुर्ती को कांधों से खिसका कर वहां पर अपने लब रख चुका था। लबों के चूमते हुए इसकी जान निकल रही थी। वह तड़प रही थी साईं के जलते हुए लम्सों को महसूस करके। इसकी तेज सांसों को महसूस करते हुए साईं और भी बहकता जा रहा था। साईं के बेबाक लब इसके दिल वाले मकाम से हट नहीं रहे थे। वो बन जल के मछली की तरह तड़प रही थी। इसकी मासूम सिसकियों को नजरअंदाज करते इसे उठाकर पास पड़ी चारपाई पर डालते हुए इस पर झुक गया। वो घटा बनकर इस पर छा गया था। मीर, आप किसके साथ शिफा का निकाह करवाने वाले हैं, प्लीज मुझे बताएं। मिनहा बड़े तजस्सुस भरी नजरों से देखकर पूछ रही थी। सुबह से वो मीर के मुंह से निकाह का नाम सुनकर बहुत बेचैन थी। वो जानना चाहती थी कि अगर शिफा का निकाह मीर किससे करवा रहा है, अपने साथ करवाने लगा। बेहद खराब मूड से बेड पर बैठा हुआ मोबाइल यूज कर रहा था। बिना मिनहा की जानिब देखे बोला, हद है, मुझे पता है आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। प्लीज बताएं कि आप शिफा का निकाह किससे करवाने वाले। शाह मीर की बात को इग्नोर करते हुए अपने सवाल पर जोर देते हुए बोली, बहुत तेज दिमाग है तुम दोनों बहन भाई का। तंज भरे लहजे एक नजर उठाकर देखते हुए कहा। मतलब? सताइशी नजरों से देखते हुए मिन्हा ने पूछा था। थोड़ी देर में तुम्हारा भाई साहब आ जाएगा, मौलवी और गवाहों को लेकर। तो बेहतर है तुम ये सवाल अपने भाई साहब से ही पूछ लेना। मेरा दिमाग बहुत गर्म है इस वक्त। बेहतर है तुम मुझसे कोई और सवाल मत करना और जाओ जाकर इसको निकाह के लिए तैयार करो, जिस पर तुम कल बहुत मेहरबान हो रही थी। एक एक लफ्ज को चबाते हुए वो अपने गुस्से को जब्त करने की कोशिश कर रहा था। वो रुमान शाह के फैसले से बिल्कुल खुश और मुतमईन नहीं था। रुमान भाई आ रहे हैं? मीरा सब कुछ भूलकर अपने भाई का नाम सुनते ही चहक उठी थी। जी, रुमान भाई आ रहे हैं और मोहतरमा तुम्हारी ही भाभी बनने वाली है। इसी खुशी को अपने साथ लेकर आएगा। वो सिर्फ अपने दिमाग में ही सोचकर नफी में सर हिलाकर चुप कर गया था। रोमान शाह मौलवी और गवाहों के साथ अपने दिए गए वक्त पर आ चुका था। रोमान शाह ने मिरहा से मिलने के बाद शिफा के निकाह के लिए व्हाइट कलर का कामदार लॉन्ग फ्रॉक, साथ में रेड कलर का कामदार दुपट्टा और साथ में गुलाब के फूलों के गजरे लाकर मिरहा को थमा दिए थे। मिरहा बेटा, जल्दी से जाकर इसको तैयार कर दो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मीरब की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। इसे साथ में ले आते तुम्हारा एक अजीम फैसला देखकर इसकी तबीयत ठीक हो जानी थी। शाह मीर ने रोमान शाह की बात को बीच में काटते हुए तंज किया। शाह मीर, मिरहा और रोमान शाह इस वक्त शामिर के कमरे में खड़े थे, जबकि बाकी लोग बाहर टीवी लाउंज में बैठे हुए थे। पहले मेरे ख्याल से निकाह कर लेते हैं, इसके बाद तुम फ्री होके मुझसे मिलना, बैठकर अच्छी तरह से तंज के तीर बरसा लेना, रोमान शाह अपनी रोबदार आवाज से बोला था। वह जानता था कि इस वक्त
इगराज के जरा सी भी नरमी दिखाई तो शामिर यह निकाह कभी नहीं होने देगा। मगर इस लड़की की जिंदगी बचाने के लिए शामिर का बदला भी पूरा हो जाएगा, इसके लिए निकाह होना बेहद जरूरी था। मेरा बेटा, आप जाओ, इसको फौरन तैयार करो और इसको समझाओ कि सिवाय अपने माँ बाप से मिलने के इस पर किसी भी तरह की कोई सख्ती नहीं होगी। इतनी सी सख्ती करने की भी क्या जरूरत है? जाने देना चाहिए, आखिर वो इसके माँ बाप हैं और हमें जुल्म करके इसके माँ बाप से दूर नहीं करना चाहिए। शाहमीर ने गुस्से भरी नजरों से रोमान शाह की जानिब देखते हुए कहा। मेरा बेटा, तुम जाओ और इसको बोलने दो। रोमान शाह ने शामिर की बात को नजरअंदाज करने को कहा। रोमान शाह एक बात अच्छी तरह से जानता था कि इस वक्त शामिर ना तो इसकी कोई बात समझेगा और ना ही सुनेगा। बातें करने से मजीद मामला खराब हो जाने थे। भाई, आप अगर इस मामले में पड़े हैं तो फिर आपको ये निकाह वाला किस्सा नहीं छेड़ना चाहिए था। आप लड़की को उसके माँ बाप को वापस कर दे। अपने बाप के गुनाहों की सजा बच्ची को आप क्यों दे रहे हैं? भाई, वो बहुत मासूम और छोटी है। मिरा के लहजे में इस लड़की के लिए बहुत हमदर्दी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई शेर है और बहन सवा शेर। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों को इस लड़की के साथ इतनी हमदर्दी क्यों चढ़ गई है। शाहमीर का पारा हाई हो गया था। वो भड़क उठने वाले अंदाज से बोल रहा था। मेरा बेटा, आप इस मामले से दूर रहो। ये मेरा शाहमीर का मसला है। आप जाकर इसको तैयार करें। सारी बात मैं आपको बता चुका हूँ। इस लड़की को छोड़ा नहीं जा सकता, मगर इस लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तुम बेफिक्र हो जाओ। मेरा को सारी बात बताकर रूम से मुतमईन करके रोमान शाह ने भेज दिया था। प्लीज आप ही अपने शौहर को समझाएं, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों मेरा जबरदस्ती निकाह करवा रहे हैं? वो बच्चों की तरह सिसकियां ले लेकर आंसू से रो रही थी। प्लीज शिफा, तुम परेशान नहीं हो। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। वो मेरा भाई है और हमारी परवरिश में ऐसा नहीं है कि किसी औरत को अजियत दे सके। बस फिलहाल शिफा, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से नहीं मिलने दिया जाएगा। इसके अलावा तुम पर किसी तरह का कोई तशद्दुद या सख्ती नहीं होगी। रुमान भाई ने मुझे गारंटी दी है। मेरा को इस पर बहुत तरस आ रहा था। इसे अपने गले से लगाकर बेड पर बैठी समझा रही थी, बिल्कुल एक बड़ी बहन की तरह। प्लीज आप ही मुझे अपने घर में अपने पास नौकर बनाकर रख ले, मगर मेरा निकाह नहीं करवाएं। आप बहुत अच्छी हैं, मैं आपके साथ रह लूंगी। आप नहीं मिलने देना मुझे मेरे माँ बाप से, मगर मुझे इस अजनबी शख्स के साथ मत भेजे। मैं तो इसको जानती तक नहीं हूँ। वो हिचकियों के साथ रोती हुई मिरा के आगे हाथ जोड़ रही थी। शिफा, वो अजनबी नहीं है, वो मेरे भाई हैं। क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। अगर रुमान भाई ने वादा किया है तो वो कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। शाहमीर इस वक्त बहुत गुस्से में है और इनके गुस्से से तुम्हें बचाने के लिए ये रोमान भाई ने ये फैसला लिया है। शिफा का रो कर बेहाल हो रही थी। इसे इतना शिद्दत से रोते हुए देखकर मिरा खुद भी रोने लगी। वो वाइट कलर की पैरों को छूती हुई फ्रॉक के ऊपर रेड दुपट्टे में वो एक मासूम प्यारी सी गुड़िया लग रही थी। और इसकी रोई हुई आंखें इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। इसके हाथों में फूलों के गजरे पहनाते हुए मिरा ने माशाल्लाह बोलकर इसे अपने गले से लगाया। वो अपने भाई के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती थी, वरना जिस तरह शिफा रो रही थी मिरा इसका निकाह रोक देती। रोमान शाह मौलवी और गवाहों को लेकर मिरा के बुलाने पर रूम के अंदर आ गया। निकाह के 3 बोल करते हुए शिफा साइगल वो शिफा शाह बन चुकी थी। इसने रोते हुए हिचकियों में इस निकाह को कबूल कर लिया। इस खूबसूरत लम्हे का हर लड़की को अपनी जिंदगी में इंतजार होता है। इस जिंदगी में ये लम्हा भी एक सजा बनकर ही आया था। इसे एक ऐसी सजा मिल रही थी जिसमें इसका कोई कसूर नहीं था। आने वाली जिंदगी इसके लिए कौन सा नया मोड़ लेकर आने वाली थी वो नहीं जानती थी। मेरा इसको बहनों की तरह गले लगाकर मिल रही थी, जबकि पास ही खड़े शामिर को बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने अपनी इतने साल की सर्विस में तुम जैसे नमूने नहीं देखे। रोमान शाह और मिरा की जानिब देखकर शामिर ने गहर आलूद नजरों से देखकर कह रहा था, जब सब गवाहों और मौलवी साहब तकरीबन दरवाजे से बाहर जा चुके थे। गुस्से से बोलकर वो जाकर अपने रूम का दरवाजा पटक करके बंद कर चुका था। हाय भाई, आप हाय भाई, अब मैंने ऐसा क्या कह दिया जो ये गुस्से से चले गए? मेरा हैरान नजरों से बंद दरवाजे को देखकर अपने भाई से मुखातिब थे। इसका ख्याल रखना, इस वक्त वो बहुत गुस्से में। इसका गुस्सा गलत नहीं है। मेरा इस लड़की को जो सजा देना चाहता था, जो कि मैंने नहीं दी, ये इस बात ये बात इसे बिल्कुल पसंद नहीं है और हमारी हमदर्दियां इसे इस वक्त जहर लग रही है। वो भी अपनी जगह पर राइट है और तुम्हारा शौहर है, और तुम्हारा फर्ज है कि तुम इसको ठीक करो और इसके गुस्से को भी बर्दाश्त करना। तुम्हारी ही जंग इसने खुद पर मुसल्लत कर रखा है। अब तुम जाकर ही इसको ठीक करो। मैं चलता हूँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो जाकर इसे डॉक्टर के पास ले जाना था। अपनी बहन के सर पर
से हाथ फेरकर वो अपार्टमेंट से निकल आया था। वो गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी हुई घूंघट के नीचे हिचकियों से रो रही थी। इसने अभी तक उस शख्स का चेहरा भी नहीं देखा था जिसको इसकी जिंदगी का हाकिम बना दिया गया था। पता नहीं अब मेरे साथ ये क्या करेगा, मुझे मारेगा या खाना नहीं देगा, या फिर मेरे बाप की सजा मुझको पर जारी करते हुए मेरे वजूद की बोटियों तक को नोच डालेगा। वो रोते हुए सोच रही थी। इसकी हिचकियों में इजाफा होने लगा था। कितना जालिम शख्स है ये, एक बार भी मुझे चुप करवाने की कोशिश नहीं की। अपने हाथों को मरोड़ते हुए घूंघट से नजरें अपनी गोद पर जमा कर दर्द से भरे दिल से सोच रही थी, कितना बेहिस शख्स है ये, कितनी खामोशी से गाड़ी चला रहा है। थोड़ी सी आंख को घुमाकर घूंघट से इसने दोनों हाथों को देखते हुए सोचा था। वो बिल्कुल संजीदा बैठा हुआ स्टीयरिंग पर हाथ जमाए हुए था, जैसे जरा भी स्टीयरिंग से हाथ उठाया तो गाड़ी ने सड़क पर उल्टी हो जाना है। शिफा, तुम क्यों इस शख्स के बारे में सोच रही हो? अपने दिल में कोई अरमान लेकर मत जाना तुम। ये सजा के तौर पर मुझसे निकाह करके साथ ले जा रहे हैं। क्यों ये मेरा हाल चाल पूछेगा? मुझे तो खुद को आने वाले सजाओं के लिए तैयार करना है, खुद को बिना एहतजाज किए हर जुल्म को बर्दाश्त करना है। वो रोते हुए सोचने लगी थी। गाड़ी एक बिल्डिंग के सामने आकर खड़ी हो गई। वो शख्स गाड़ी से उतरकर इसकी जानिब आया और इसकी साइड का दरवाजा खोल दिया। शिफा बिना कुछ बोले अपने घूंघट को संभालते हुए इसके साथ साथ चलने लगी। ग्राउंड फ्लोर पर भी सामने वाला अपार्टमेंट शायद इसका था। अपनी से चाबी निकालकर घुमाते हुए दरवाजा खोल दिया। हाथ के इशारे से बिना कुछ बोले इसे अंदर जाने को कहा। इसका दिल 100 की स्पीड से धड़क रहा था। एक अनजान सा डर, खौफ और घबराहट सी इस पर तारी थी। डर से इसका वजूद आहिस्ता आहिस्ता कांप रहा था। अकेले अपार्टमेंट में एक अनजान शख्स के साथ सोचकर इसकी रूह तक कांप रही थी। जब इस शख्स के दरवाजा बंद किया तो शिफा को लगा जैसे इसके जिस्म से जान निकल रही। वो बिना कुछ बोले इस शख्स के पीछे पीछे चल रही थी, क्योंकि इसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। एक रूम का दरवाजा खुला और हाथ के इशारे से इसे शायद बेड पर बैठने को कहा था। बेड को देखकर तो शिफा को और भी खौफ आने लगा था। वो शख्स खुद दरवाजे से ही वापस चला गया था। शिफा ने डरते डरते बेड की जानिब कदम बढ़ाए और पांव लटकाकर बैठ गई थी। शिफा, तुम रिलैक्स होकर बैठ जाओ, इस इस घूंघट को भी हटा दो। वो शख्स रूम में आया तो इसके हाथ में शायद खाने वाली डिश थी, जिसको वो साइड टेबल पर रख चुका था। दोनों हाथों से शिफा के घूंघट को पीछे की जानिब फोल्ड कर दिया। इस शख्स की जानिब पहचानी आवाज से चौंककर शिफा की नजरें उठाकर इस शख्स के चेहरे की जानिब देखा। आप? वो हैरानी से बोलते हुए खड़ी हो गई थी। जी मैं। शिफा की हैरियत को देखकर वो दिलकश अंदाज से मुस्कुराता हुआ बोला था। वो जानता था कि जब शिफा इसको देखेगी तो इसका रिएक्ट ऐसा ही होगा। सर, आप यहाँ क्या क्या कर रहे हैं? फटी फटी आंखों से देखते हुए हैरानी से पूछ रही थी। सच में तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? वैसे समझ कैसे आती? सारा रास्ता तो तुम रो रो कर गुजारा है। आंखों से पानी का दरिया साफ होगा तो मेरा चेहरा नजर आएगा। प्रोफेसर मुस्कुराते हुए लबों से इसकी जानिब देखते हुए बोल रहा था। प्लीज सर, सस्पेंस मत क्रिएट करें, मुझे बताएं आप यहाँ क्या कर रहे हैं। प्रोफेसर बहुत अच्छा इंसान था और पहले ही शिफा इसको जानती थी, इसलिए थोड़ा सा डर से बाहर निकलकर इसने खुलकर सवाल किया। शिफा, तुम्हारा निकाह मुझसे हुआ है। अब हमारा रिश्ता ये है कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा शौहर। दोनों हाथ पर सीने पर बांधते हुए इस पर पुरवकार अंदाज से जवाब दिया। मगर सर, मुझे मेरा आपी ने बताया था कि मेरा निकाह इसके भाई से हो रहा है। तो क्या आप? वो बहुत हैरानी से पूछते हुए चुप कर गई। मेरे ख्याल से पहले खाना खा लेते हैं, इसके बाद आप अपने सवाल जारी रखना। मैं हर सवाल का पूरी ईमानदारी से जवाब दूंगा। वो मुस्कुराते हुए खाने की डिश को टेबल पर रखने लगा। प्लीज शिफा, हाथ धोकर आए, खाना खा लेते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। कम से कम तुम इतने तुम मुझे इतना तो जानती हो कि हम बैठकर खाना खा सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए अजनबी तो बिल्कुल नहीं हूँ। इसे पत्थर की तरह साकत खड़े देखकर टेबल पर खाने की प्लेट से लगाते हुए प्रोफेसर ने कहा था। नहीं प्लीज, मुझे भूख नहीं है, आप खाना खा लें। प्लीज मेरे सवालों के जवाब दे दे, मेरे दिमाग की नसें फट रही। वो चलकर थोड़ा सा पास आकर खड़ी हो गई। मेरा अभी ने कहा था कि मेरा निकाह इसके भाई से हुआ है, तो क्या आप मिरा के भाई हैं? वो तजस्सुस भरी नजर से देखते हुए पूछ रही थी। जी मैं मिरा का भाई हूँ, इसके ताया का बेटा आसिम शाह। मेरे लिए मिरा मेरी सगी बहन की जैसी है। प्लीज बाकी के सवाल आप बाद में पूछ लेना, पहले खाना खा ले। इल्तिजाई हुई नजरों के साथ देखकर खाने को बोल रहा था। आसिम शाह को इस वक्त सच में बहुत भूख लगी हुई थी। इतनी भाग दौड़ में इसने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया था। मुझे भूख नहीं है, वो अपने कदम वापस बेड की जानिब ले जाने लगी थी जब पीछे से आसिम शाह ने इसकी कलाई का थाम कर रोक लिया। शिफा, जिंदगी में बहुत ऐसे मोड़ आते हैं जिनमें हम खुद को अकेला महसूस करते हैं।
हर शख्स कभी ना कभी ऐसे वक्त से गुजरता है। तुम भी जिंदगी के इसी दौर से गुजर रहे हो, मगर प्लीज खुद को अकेला मत समझो। मैं हूं तुम्हारे साथ हर वक्त हर कदम पर। अपनायत से भरे लहजे से बोला तो घबराई हुई शिफा ने जल्दी से अपने हाथ पीछे करते हुए इसकी जानिब देखा था। आप मुझे मेरी अम्मी के पास ले जा सकते हैं? अम्मी से भरी नजरों से पहला सवाल ही बहुत भारी किया था। नहीं, फिलहाल तो ना मैं नहीं मिलवा सकता, ना ही तुम्हें इस बात का यकीन दिला सकता हूँ कि कभी मिलवाऊंगा भी या नहीं। मगर सिर्फ इस एक दुख के अलावा तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें फूलों की तरह रखूंगा, कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। वापस वापस से हाथ थामते हुए मोहब्बत भरे लहजे से बोला। आप ऐसा क्यों करेंगे? एक और भारी सा सवाल किया गया। क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। हाँ, जबरदस्ती की ऐसा तो तुम्हें लगता है। मतलब खाना खा लो फिर बताऊंगा। बताऊं चलेगा? इसकी कलाई को थामते जबरदस्ती इसे अपने सामने वाले सोफे पर बिठा दिया। खाने की प्लेट में खाना निकालते हुए इसके उदास और और सवालों से कशमकश वाले चेहरे को देखकर लबों तले मुस्कुरा दिया। महक प्लीज हंसो मत, प्लीज मुझे बताओ कि मुझे क्या हो रहा है। क्या मैं जो सोच रही हूँ वो वही है? जिस तरह तुम अपनी कैफियत बता रही हो, इससे तो यही लग रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो। आमीन, महक अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। मगर प्लीज मुझे बताओ, मुझे कंफर्म कैसे पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? मीरब ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बहुत खुशी से महक से पूछा। जकिया को भेजकर प्रेगनेंसी टेस्ट मंगवा लो, इससे कंफर्म हो जाएगा। ओके, तुम फोन बंद करो, मैं अभी जकिया को भेजकर मंगवाती हूँ। इसके बाद तुम्हें कॉल करके बताऊंगी। अभी शाह घर पर नहीं है तो मैं जल्दी से कंफर्म कर लेती हूँ। बिना महक की बात सुने मीरब ने खुशी से फोन ठक करके बंद कर दिया था। ओहो ओहो, महक से बात करने के बाद मीरब ने जकिया को प्रेगनेंसी स्टिक लाने के लिए भेज दिया था और खुद किचन में जाकर शाह के लिए स्पेशल मटन कढ़ाई बनाने लगी। रोमान शाह मटन कढ़ाई बहुत पसंद थी और मीरब के हाथ की मटन कढ़ाई का तो शाह दीवाना था। गोश्त की खुशबू से उल्टियां आने लगी थी। वो भागते हुए रूम में आई। पिछले 10 मिनट से वो वॉशरूम में उल्टियां कर रही थी। बेतहाशा उल्टियों की शिद्दत से वो पूरी तरह से पसीने में भीगी हुई थी। चक्कर थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो पसीने में भीगी हुई थी, चक्कर थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बेसन पर हाथ रखकर झुकी हुई थी। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। इसके बाद इसकी आंख जब खुली तो वह बेड पर थी और शाह इस पर पानी के छींटे मारता हुआ घबराहट से इसका गाल को थपथपा रहा था। अल्लाह तेरा शुक्र है तुम्हें होश आ गया। जान, क्या हुआ था तुम्हें? शाह मीरब के होश होश में आता देखकर इसके चेहरे पर झुककर दीवानों की तरह चूमते हुए पूछ रहा था। पता नहीं क्या हुआ था, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे। मीरा खुद अपनी कैफियत से इस वक्त बहुत घबराई हुई थी। चक्कर तो आने ही थे, हेल्दी खाना तो तुम खाती नहीं। ये जंक फूड खा खा कर तुमने अपना बेड़ा गर्क कर रखा है। अभी डॉक्टर आ रही है, वो यही आकर बताएगी कि अपनी बीवी को खिलाया पिलाया करो। अगर डॉक्टर ने आकर मुझे ये कहा तो मीरा कसम से मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। क्या है शाम, में बेहोश हो गई थी और आप मुझे डांट रहे हैं। प्लीज कभी तो अपने नाक से गुस्से को नीचे उतार दिया करें। मीर अपने बच्चों की तरह मुंह सजाकर साइड पर कर लिया। शाह की जान डांट नहीं रहा, जान निकल जाती है मेरी जब तुम्हें कुछ होता है। शुक्र है मैं टाइम पर पहुंच गया। तुम जमीन पर गिरने वाले थे जब मैं वॉशरूम में आया था और तुम ठक ठक ठक। अभी वो कुछ कह रहा था कि रूम्स का दरवाजा खटखटा और जकिया ने आकर बताया कि डॉक्टर साहिबा तशरीफ लाई है। रुमान शाह बेड से उठकर खड़ा हो गया और इशारा किया कि डॉक्टर को अंदर भेज दे। डॉक्टर ने आकर पहले बीपी चेक किया और शुगर चेक करने के लिए पिन निकाली। तो मीरब तो डॉक्टर के आगे हाथ करने के लिए तैयार नहीं थी। मीरब की डर वाली एक्टिंग से डॉक्टर और शाह का हंस हंसकर बुरा हाल हो रहा था। शाह प्लीज हंसी नहीं, मुझे नीडल से बहुत डर लगता है। मीरब ने शाह की जानिब गुस्से से देखते हुए कहा। मीरब यार, क्या हो गया है? इतनी छोटी सी पिन है, इतनी सी पिन से तो बच्चे भी नहीं घबराते। शाह ने मीरब को समझाने की कोशिश की मगर मीरब तो डॉक्टर को हाथ तक लगाने नहीं दे रही थी। रोमान शाह ने जबरदस्ती मीरब का बाजू पकड़कर शुगर का टेस्ट करवाया। नीडल से ब्लड लेते हुए मीरब के आंसू इसके गालों से फिसलकर इसका चेहरा भिगो रहे थे। वो एक छोटी सी बच्ची लग रही थी जिसको सिरिंज से बहुत डर लगता था। शाह 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 मेरा हाथ छोड़ दे। वो मुझसे बात मत कीजिएगा। ऐसे कोई जल्लादों की तरह अपनी बीवी को पकड़कर जिबा करता है? अस्तगफिरुल्लाह मीरब, कैसी बात कर रही हो? जान, एक नीडल से कभी तुमने बकरी को जिबा होते देखा है? शाह मजाक के मूड में था। डॉक्टर दोनों की प्यार भरी नोकझोंक देखकर मुस्कुरा रही थी। ये वही डॉक्टर थी जिसने नीरव का
केस पहले भी हैंडल किया था। सर प्लीज आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएं, मुझे इनसे कोई जरूरी बात करनी। डॉक्टर ने अचानक से घबराए हुए अंदाज में मीरव की जानिब देखकर कहा। डॉक्टर एवरीथिंग इज ओके? रोमान शाह ने डॉक्टर की घबराहट को देखते हुए पूछा। सर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है। मुझे लगता है कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। व्हाट? रोमान शाह ने तकरीबन चीखते हुए अंदाज में कहा था। इसी तरफ इशारा कर रही थी। डॉक्टर ने सिम्टम सर सारे घबराहट और डरे हुए चेहरे से कहा था। डॉक्टर मुझे लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है, आपने शायद कोई नशा कर रखा है। रोमान शाह बहुत गुस्से से कहा। आपको अच्छी तरह से पता है कि मीरब जो मेडिसिन खा रही है इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और अगर आप भूल गई हैं तो मैं याद दिला दूं कि वो मेडिसिन आपने ही रिकमेंड की थी और मुझे इस बात की तसल्ली भी दी थी कि अगर मीरब ये मेडिसिन रेगुलर खाएगी तो मीरब कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। सर मुझे सब याद है, इसीलिए तो मैं परेशान हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर रोमान शाह के गुस्से से डरी हुई थी। सर क्या आपको पक्का यकीन है कि आप ये रोज रेगुलर अपनी मेडिसिन खाती रही है? ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी दिन मेडिसिन मिस हो गई हो और इसी दिन दौरान ये प्रेग्नेंट हो गई हो। सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि मैं खुद अपने हाथों से रोज दवा खिलाता था, इसलिए ये केस हम पर थोपने की जरूरत नहीं है। जो भी मिस्टेक हुई है वो आपसे हुई है। रोमान शाह ने गहर आलूद नजरों से देखते हुए कहा। सर मैं आपकी बात को जुटला नहीं रही। ऐसा भी मुमकिन तो हो सकता है कि अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, वो आपकी बहुत लाडली है। इसी चीज का फायदा उठाकर वो टैबलेट मुंह के अंदर रख लेती हूँ और बाद में आपसे नजर बचाकर फेंक देती हूँ। रोमान शाह ने एक नजर मीरब पर डाली थी जो बड़े मासूम बच्चे की तरह बेड पर चुपचाप बैठी हुई थी। पहली बात कि ये इस मेडिसिन के बारे में कुछ नहीं जानती थी, इसको मैंने मल्टीविटामिन बोलकर टैबलेट देता था। और दूसरी बात, वो टैबलेट मैं सर पर खड़े होकर इसको खिलाता हूँ, वो हमेशा इसका मुंह चेक कर लेता था। इसके बचपने से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। आपका ये जवाब भी आपको मिल चुका है, आप आगे का बताएं। रोमान शाह मीरब की प्रेगनेंसी का सुनकर बहुत परेशान हो गए थे। सर फिर तो ये खुद ही बता सकती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, या फिर जो मोहतरमा इनके साथ आई थी वो बता सकती हैं। मेरी समझ से तो बाहर है। मैंने इनको साफ साफ बता दिया था कि प्रेगनेंसी इनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है और आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। डॉक्टर की बात पर रोमान शाह ने चौंक कर डॉक्टर और मीरब की जानिब देखा था। ये आपके पास गई थी कब और कौन था इनके साथ? रोमान शाह की नजरों में इतना शदीद गुस्सा था कि मीरब का दिल चाह रहा था कि जल्दी से कमर में मुंह छुपाए और शाह की नजरों से खुद को बचा ले, जो इस वक्त खा जाने वाली नजरों से इसकी जानिब देख रहा था। आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता कि कौन थी इनके साथ। जो एक तो इनकी सिस्टर थी और दूसरी शायद इनकी दोस्त थी। वो बता सकती हैं कि उन्होंने क्या किया है। मगर आपकी मिसेस आई थी मेरे पास और मैंने इनको बता दिया था कि आप इनकी जान पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। वो प्रेगनेंसी इनके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती है। डॉक्टर आप फिलहाल तशरीफ ले जाए, मैं आपसे क्लिनिक पर आकर मिलता हूँ। लहजे में इतनी ज्यादा सख्ती और नजरों में इस कदर कहर था कि डॉक्टर तो 2 सेकंड के अंदर वहां से गायब हो गई। मगर मीरब को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हो रही थी, शाह के डर से। किसी के साथ किसके साथ गई थी तुम और कब गई थी? डॉक्टर ने के जाते ही 2 ही कदमों में इसके पास बेड पर बैठ गया। इसके जबड़े को सख्ती से दबाया हुआ था। मैं जानता हूँ कि वो कौन थी, मगर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। जिस दीदा दलेरी से तुम इसके साथ गई थी, इसी दिलेरी से अब मुझे बताओ। लफ्जों को चबाते हुए बोलता। मम्मा महक के साथ गई थी और साथ में मिधा भी थी। शाह के गुस्से को देखकर मीरब के मुंह से सही से अल्फाज भी नहीं निकल रहे थे। जबड़ा तो इतनी सख्ती से दबा रखा था कि मीरब को लगा आज तो शाह इसको तोड़कर ही दम लेगा। मेरी इजाजत के बगैर तुम इस लड़की के साथ गई जो मुझे जहर लगती है। अगर किसी को एक को मारने का गुनाह माफ होता तो मैं इसकी जान ले लूं। तुम्हें तुम्हारी जुर्रात कैसे हुई मेरी इजाजत के बगैर इसके साथ जाने की और प्लानिंग करने की? लफ्जों को चबाते हुए कहर बरसाती नजरों से देख रहा था। शाह मैंने इनके साथ मिलकर कोई प्लानिंग नहीं की। इनको तो पता भी नहीं है। हाँ वो दोनों मेरे साथ जरूर गई थी, मगर डॉक्टर की बातों पर इन्होंने मुझे मना कर दिया था कि मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लूं। इसके बाद जो कुछ किया है इसके जिम्मेदार मैं हूँ। इसलिए आप किसी को बीच में मत घसीटे। जबड़े के दर्द से इसकी आंखों से आंसू आ गए। बाकी तो तुम्हारी जान मैं बाद में निकालूंगा। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने ये सब किया कैसे? गोली तो तुम रोज खाती थी, इस बात का मैं खुद गवाह हूँ। फिर ये प्रेगनेंसी कैसे हुई? शाह आपको तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे घर में ये खुशी दी है, और आप इस चीज पर आकर अड़ गए हैं कि ये प्रेगनेंसी कैसे हुई। मेरा मेरा बकवास बंद करो, मेरी बात का सीधी तरह जवाब दो।
बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि ये प्रेगनेंसी तुम्हारे लिए कितनी खतरनाक है? तुम्हारी जान जा सकती है। तुम्हारे लिए ये सब मज़ाक है। मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगता हूँ जो औलाद नहीं चाहता? वो इतनी ज़ोर से चीखा था कि मीरब ने डर के अपने कानों पर हाथ रख दिए। शाह की गुस्से भरी हुई चीखती आवाज़ से मीरब काँपने लगी थी। शाह, इतनी सी बात आपको समझ में क्यों नहीं आती? मुझे औलाद चाहिए, मैं भी चाहती हूँ कि हमारे बच्चे हों, जो हमारे रिश्तों को मज़बूत करें। आपसे इतनी बार मैंने कहा, आपने मेरी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो रोते हुए लफ्ज़ों को तोड़-फोड़ कर बोल रही थी। अहमक लड़की, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स के लिहाज से मुझे क्लियरली कहा था। तुमने ये क्या किया मीरब? शाह की गुस्से से दिमाग की नसें तन गई थी। अपने सर पर हाथ रखते हुए शाह बेबसी से अपनी मुट्ठियां भींच कर रह गया। शाह, आप परेशान नहीं हो, मुझे कुछ नहीं होगा। शाह को इतना परेशान देखकर मीरब मैं दोनों हाथ शाह के गालों पर रखते हुए कहा, तुम अपना मुंह बंद रखो, उठो, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। मुझे बच्चा नहीं चाहिए, तुम्हारी जिंदगी चाहिए। तुम्हें मेरी आंखों से में मोहब्बत नजर नहीं आती? मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इश्क करता हूँ, दीवानगी हो तुम मेरी, जुनून हो रोमांचा का। मुझे ये सारी दुनिया नहीं चाहिए। औलाद तो एक छोटी और मामूली सी बात है। मुझे तुम चाहिए हो। मीरब को खींचकर अपने सीने से लगाया। अपनी बाहों का दायरा तंग करते हुए शाह ने इसकी ठंडी आह भरकर छोड़ दी। डॉक्टर के पास चलो मेरे साथ। शाह प्लीज ऐसा मत करें। मैंने बहुत दुआएं मांगी हैं हमारी औलाद के लिए, हमारे बच्चे को कुछ मत करना। शाह के सीने में सर छुपाते हुए तड़प कर रो रही थी। मीरा, मेरा सवाल बीच में रह गया है। मुझे बताओ, ये सब कैसे प्लान किया? वो वो इसमें वो मैं इंटरनेट पर देखा था कि इस टैबलेट को खाने के बाद हम इसके असरात कैसे कम कर सकते हैं। तो इंटरनेट पर एक ऐसी टैबलेट अवेल थी जो कि इस गोली की एंटीडोज थी। इसके खाने के बाद इसके असर खत्म हो जाता था। डरते डरते मीरब अपने सारी बात बताई। तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा चलने लगा है। एक बार तो मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, इस तमाशे को खत्म करते हैं। इसके बाद तुम्हारे होश ठिकाने ऐसे लगाऊंगा कि तुम ये जो अपने दिमाग को जरूरत से ज्यादा चलाती हो, ये कभी नहीं चलाओगी। इसके बाजू से पकड़कर अपने साथ जबरदस्ती से डॉक्टर के पास ले जा रहा था, जबकि मीरब मिन्नतें कर रही थी। वो नहीं जानना चाहती थी। शाह, प्लीज आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपनी औलाद को अपने हाथों से मार देंगे। वो गाड़ी में इसे जबरदस्ती बिठा रहा था। मीरा रोते हुए बोल रही थी, तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं अपनी जान तक ले सकता हूँ। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं समझाऊंगा। अपना मुंह बंद करके बैठी रहो। तुमने जो कुछ किया है, मैं इसके लिए, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। मेरे जब्त को मत आजमाओ, चुप करके बैठ जाओ। मुंह धारते हुए बोलकर इससे चुप करवा कर दूसरी जानिब से होता हुआ सीट पर आकर बैठ गया। मीरा बेचियों के साथ रो रही थी, मगर वो पत्थर बनकर बैठा गाड़ी के स्टीयरिंग को थामते नजर नजर हुए सामने सड़क पर नजरें जमाए था, जैसे वो मीरा की सुस्कियां सुन ना रहा हो। शिफा, उठकर चेंज कर ले, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। वो बर्तन डिश में समेटते हुए उठ खड़ा हुआ। सर, प्लीज आप मुझे बताएं, आप मुझ पर यह एहसान क्यों कर रहे हैं, जबकि मैं जानती हूँ कि मैं सजा की मुस्तहिक हूँ और आप मुझे बतौर सजा निकाह करके लाए हैं। अपने हाथों को मरोड़ते हुए सवालिया नजरों से आसिम शाह की जानिब देखते हुए खड़ी खड़ी हो गई। इसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, जो सिवाय इस वक्त आसिम शाह के कोई नहीं दे सकता था। लगता है शिफा, तुम्हें बहुत जल्दी है अपने सवालों के जवाब जानने की। तो ठीक है, आओ बैठो मेरे पास, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दे देता हूँ। मगर एक बात अभी से जहन नशीन कर लो, मेरी एक एक बात सच होगी और इस पर तुम्हें यकीन करना होगा। इसकी कलाई को बड़ी नरमी से पकड़कर इसे अपने साथ ही सोफे पर बिठा लिया। शिफा, मैं तुमसे निकाह सजा के लिए नहीं किया। मैंने तुमसे निकाह इसलिए किया है कि तुम मुझे बहुत पसंद थी और मैं तुम्हें प्यार करने लगा था। मेरी पहली मुलाकात तुम्हारे साथ कॉलेज में नहीं हुई थी। मैं इससे पहले भी तुम्हें देख चुका था और पहली नजर में ही आसिम शाह तुम पर अपना दिल हार बैठा था। झूठ, आपकी और मेरी पहली मुलाकात कॉलेज में ही हुई थी। मैंने इससे पहले आपको कभी नहीं देखा। आसिम शाह की पहली बात को ही इसने झुठला दिया था। शिफा, मैं हर बात का जवाब दूंगा, प्लीज ये नहीं कहना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने अब पहले ही बात तुमसे क्लियर की है कि मैं हर बात का हर हर्फ और सच जवाब दूंगा। बस तुम्हें इस पर यकीन करना है। फुरकान कौन है? बहुत नरमी से आसिम शाह ने सवाल किया। मेरे मामू का बेटा, मेरा भाई है। इसी 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 तुम्हारे भाई की शादी में भी आया था। तुम्हारे भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। जब तुम मस्टर्ड कलर की फ्रॉक में स्टेज पर अपने भाई के साथ बैठी हुई थी, इस वक्त मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। पूरी शादी में मेरी नजर तुम पर थी और मैं तुम्हें भूल नहीं सका। इसके बाद मैं तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था। मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो वहां पर भी तुम्हें दूसरी बार देखा। इसके बाद मैंने थोड़ा रिलैक्स हो गया।
मुझे पता था कि अब मैं बासानी तुम तक पहुंच जाऊंगा, मगर इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ बताता, इससे पहले ही तुम्हारे साथ ये वाला हादसा पेश आ गया। जब तुम बहुत दिन तक कॉलेज नहीं आई तो मैं परेशान हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं तुम तक कैसे पहुंचूं। जब मुझे पता चला कि शामिर भाई तुम्हें ले गया है, मैं शामिर भाई से मिलने गया ताकि इनको समझा सकूं कि मैं इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैं इनको अपने दिल की बात बताना चाहता था, मगर वो तो मेरी बात को सुनने को तैयार नहीं थे। वो बहुत गुस्से में थे, उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी थी और मुझसे साफ साफ कह दिया था कि मैं सारे मामले से दूर रहूं। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, मगर शिफा मैं तुम्हें किसी हालत में खो नहीं सकता था। यार दिल से प्यार करने का लगा था तुमसे। फिर मैंने रोमान भाई को फोन किया। रोमान भाई को मैंने अपने दिल की सारी कैफियत बता दी थी। रोमान भाई मेरे लिए तुर्की से इतनी जल्दी वापस आ गए थे। रोमान भाई हमेशा मेरे साथ भाइयों की तरह रहे। हमारे घर की तरफ इनके साथ बहुत सारी नाइंसाफियां हुई, मगर इनके सारे मामलात में ना तो मेरा कोई कसूर था और ना मैंने कभी रोमान भाई से किसी तरह की कोई दुश्मनी रखी। रोमान भाई और मेरे दरमियान हमेशा भाइयों जैसा ही रिश्ता रहा। रोमान भाई ने मुझसे साफ साफ पूछा था कि क्या क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो जब मैंने भा- तो जब मैंने बताया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो रोमान भाई ने शामिर भाई को मेरे लिए मना ही लिया। मैं जानता था कि रोमान भाई के अलावा शामिर भाई किसी की बात नहीं मानेंगे। बेशक शामिर भाई पुलिस ऑफिसर है, मगर रोमान भाई भी किसी अफसर से कम नहीं। वो वैसे भी शामिर भाई बहुत इज्जत करते हैं रोमान भाई की। अगर इसके बाद भी कोई सवाल है तो तुम मुझसे पूछ लो। इसकी कलाई को पकड़कर इसके हाथ को अपने दोनों हाथों के दरमियान रख के बड़ी मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। मगर सर, आपसे माही बहुत प्यार करती है और माही मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी इकलौती दोस्त है। मैं इसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकती। मासूम बच्चों की तरह वो अपनी दोस्त का दिफा कर रही थी। आपने तो अपने दोस्त के साथ कुछ भी नहीं किया। आप मेरी पसंद हो। आपने मुझे पसंद नहीं किया, मैंने आपको पसंद किया है। इसलिए सारे मामले में आपकी तो कोई गलती नहीं है। आप माही को बता देना। नहीं सर, आप नहीं समझ रहे। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो मुझसे नाराज हो जाएगी। कहेगी कि पूरी दुनिया में शादी करने के लिए सिर्फ आप ही मिले थे। वो नहीं समझेगी, वो गुस्से की बहुत तेज है। सारे मामले को छोड़कर शिफा अपनी दोस्त की फिक्र में हलकान हो रही थी। देखो शिफा, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं भी आती तब भी मैं माही को माही से कोई रिश्ता नहीं बनाता, क्योंकि मेरे और माही के मिजाज में बहुत फर्क है। वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत शौक और चंचल मिजाज लड़की है, जबकि मैं बहुत मुख्तलिफ हूँ। मुझे हमेशा तुम जैसी लड़की की तलाश थी। मगर सर, आपने हुमा की दोस्ती खराब हमारी दोस्ती खराब कर दी, और अब वो मुझसे कभी दोस्ती नहीं करेगी और ना ही मुझे माफ करेगी। शिफा प्लीज, तुम माही को एक बार छोड़ दो। इस बात के बाद मैं भी हो सकती है बाद में भी हो सकती है। मैंने आपको एक एक बात पूरी ईमानदारी से और सच्चाई से बताई। मेरे ख्याल से एक बार तो तुम्हें मेरी बात का जवाब देना चाहिए कि तुम मेरे बारे में क्या राय रखती हो। बार बार माही को बीच में लाने से आसिम शाह का मूड थोड़ा अपसेट हो गया था। सर, मैं आपके बारे में क्या कह सकती हूँ? मैंने तो आपको कभी इस नज़र से देखा ही नहीं। मेरे लिए तो आप मेरे प्रोफेसर और मैं आपकी स्टूडेंट। आपको इस नज़र से तो सिर्फ माही देखती थी। फिर माही, प्लीज शिफा, हमारे दरमियान से फिलहाल माही को हटा सकती हो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था माही में, ना ही कभी हो सकता है। तुम चेंज करके आराम करो, हम बाद में बात करेंगे। जब आपके दिमाग से थोड़ी देर के लिए माही निकल जाएगी तो बता दीजिएगा, हम बैठकर फिर बात करेंगे। आसिम शाह खराब मूड लिए बर्तन डिश में समेटता हुआ किचन की जानिब चला गया था, जबकि शिफा बहुत परेशान हो गई थी। वो अपने प्रोफेसर को इस तरह नाराज नहीं करना चाहती थी, मगर जो कुछ भी इसने कहा वो हकीकत थी। इसने कभी भी प्रोफेसर को इस तरह से नहीं देखा था। इसे तो माही का भी देखना भी अच्छा नहीं लगता था। शिफा और प्रोफेसर में 10 साल का डिफरेंस था। आसिम शाह 27 साल का एक समझदार मर्द था, जबकि शिफा 17 साल की लड़की थी जिसकी सोच आसिम शाह से बहुत मुख्तलिफ थी। देखिए सर, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मगर आप भी मेरी बात समझने की कोशिश करें। जितना खतरा इनकी डिलीवरी के वक्त हो सकता है, इतना ही खतरा इस वक्त अगर हम इनका अबॉर्शन करते तो इसमें होगा। इस वक्त बच्चे को जाया करना बहुत मुश्किल है। इनकी जान जा सकती है। अबॉर्शन के लिए जितनी सख्त मेडिसिन इनको देनी पड़ेगी वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, क्योंकि अंदरूनी तौर पर बहुत ज्यादा वीक है। डॉक्टर परेशानी से रोमान शाह को समझाने की कोशिश कर रही थी। रोमान शाह बहुत परेशान कैफियत के साथ डॉक्टर के सामने बैठा हुआ था। मीरा की जान पर मडलता खतरा रोमान मडल मडलता मडलाता खतरा रोमान शाह
की जान निकल रहा था। मीरव को खो देने का डर रोमान शाह के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। इसके माथे पर पसीने की बूंदें नमूदार हो रही थी। मीरव की क्रिटिकल कंडीशन का सुनकर रोमान शाह का दिल बंद हो रहा था। ये वो डर था जिसके लिए रोमान शाह ने औलाद लेने का रिस्क ही नहीं लेना था। डॉक्टर प्लीज कोई तो रास्ता होगा, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज कोई भी ऐसा रास्ता बताएं जिससे इसकी जान पर कोई खतरा ना आए। आप मुझे बताएं, जहाँ कहेंगी मैं दुनिया के इस कोने में इसको ले जाऊंगा। अगर आप कहेंगी तो मैं डॉक्टर्स की बेहतरीन टीम पाकिस्तान में भी मंगवा सकता हूँ। प्लीज आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ। प्लीज डॉक्टर, रोमान शाह इल्तिजा करने वाले अंदाज से डॉक्टर से बोल रहा था। रोमान शाह जैसे अकड़ू को अपने लिए यूं मिन्नतें करते देखकर मीरव की आंखों में आंसू आने लगे थे। सर, आई एम सॉरी, आप इनको कहीं भी ले जाएं, इनका अबॉर्शन कोई भी डॉक्टर ने करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि ये इनके लिए बहुत रिस्की साबित हो सकता है। बस अब तो आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि इनका बहुत ख्याल रख सकते हैं। इनको मुकम्मल बेड रेस्ट करवाएं, इनकी डाइट का ख्याल रखें, इसका चेहरा, इसकी हर चीज़ का ध्यान रखें, और ये किसी भी तरह का वजन नहीं उठाए। बहुत बेहतरीन डाइट ले। मैं इनके लिए मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, ये मेडिसिन भी इनको रेगुलर खिलानी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। हमारा इलाज और आपकी एहतियात से इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप परेशान नहीं हो, डॉक्टर ने रोमान शाह को इतना परेशान देखकर तसल्ली देते हुए कहा। रोमान शाह दवाइयों वाली पर्ची लेकर मीरव की कलाई को थामे क्लिनिक से निकल आए। पूरे रास्ते ना तो मीरव की हिम्मत हुई कि वो रोमान शाह से कोई बात करती, और ना ही रोमान शाह ने कुछ कहा था। रोमान शाह के चेहरे पर एक अजीब सा डर और खौफ तारी था, जिसे चोर नजरों से बार बार चोर नजरों से देख रही थी। हुमा, हुमा, गहरी नींद में हुमा बमुश्किल हूँ कहा था। हुमा, खुदा के लिए तरस खाओ मुझ पर, ये तुम आराम से माँ बेटी जफियां डालकर सो जाती हो, मेरी तरफ भी देख लिया करो। शाहजेब अपना दुखड़ा सुना रहा था, जबकि हुमा हूं करके इसके बाद फिर से गहरी नींद में जा चुकी थी। आवाज ना निकली तुम्हारी, अगर गुड़िया उठ गई तो जान ले लूंगा। शाहजेब ने इसकी गर्दन पर लब रखकर जोर से दांत काटे थे। वो गहरे नींद में धड़ से चिल्लाकर उठी थी। शाहजेब ने इसके मुंह पर हाथ रखकर आंखें दिखाते हुए चुप रहने को कहा था। क्या शाहजेब कोई ऐसी गहरी नींद में किसी को उठाता है? मुंह से हाथ हटने पर वो शिकवा को नजरों से देखते हुए बोली, ऐसे ही उठाते हैं जब बीवी को अपने शौहर पर तरस नहीं आते थे। वो हमारी हुमा को गुड़िया के पास से गोद में उठाता हुआ सोफे पर ले आया था। गुड़िया की नींद बहुत कच्ची थी, वो जरा सा भी बेड हिलने पर उठ जाया करती थी। वह इस वक्त शाहजेब अपने बेलगाम जज्बातों से लबरेज हुआ। किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकता था। कितने दिन हो गए हैं तुम्हें ये ड्रामे करते हो? आज तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए। आज मैं तुम्हें सांस लेने का मौका नहीं दूंगा। इसकी पंखुड़ियों को लबों में कैद करते हुए नमी को शिद्दत से पीने लगा। नमी को चूसने की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि हुमा ने तड़प कर शाहजेब के सीने में अपने नाखून फूंक दिए। वो इतने दिनों का बदला एक ही बार में पूरा कर रहा था, जान निकाल रहा था इसकी अपने लबों के लम्ब से। मैंने कहा तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए। तुम फिर से बोलने लगी। वो शायद शाहजेब कह रही थी कि कुछ के शिकवा करने वाली थी, मगर शाहजेब ने जरा से लब हटाते वापस इसकी पंखुड़ियों पर रख कर इतने जोर से नमी को पिया कि वो तड़प उठी थी। लबों पर जलन का एहसास इसे तड़पा रहा था। इसके दोनों हाथों को ऊपर की जानिब पिन करते इसे खुद के आगे बेबस किए हुए था। वो एक एक सांस के लिए आज शाहजेब की मोहताज थी। बहुत दिनों से वो हुमा की गुर्बत के लिए मचल रहा था, मगर हुमा सुबह से शाम तक मरीजों के साथ बिजी रहकर थक जाती थी, और अब गुड़िया का भी इसे बहुत ख्याल रखना था। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। ऐसे में वो शाहजेब को काफी दिनों से टाइम नहीं दे पा रही थी। रात को जल्दी सो जाती थी, और शाहजेब भी इसकी थकन का लिहाज करते हुए इसे उठाता नहीं था। मगर आज तो वो अपने आपे से बाहर हो रहा था। सच में हुमा को सांस लेने तक का इजाजत नहीं दे रहा था। अपनी मर्जी से इस पर एहसान करते हुए पंखुड़ियों को आजाद कर चुका था। शाहजेब के लब हुमा के चेहरे का तवाफ कर रहे थे। इसके लम्स हुमा को बिन जल की मछली की तरह तड़पते पर मजबूर कर रहे थे। शाहजेब प्लीज, इसके लम्सों को दिल वाले मकाम पर महसूस करते हुए सिसक कर शाहजेब का नाम पुकारा था। आज के दिन तुम शट अप और प्लीज दोनों रहो। जितना तुम दूर रहो, जितना तुमने मुझे अपनी गुर्बत के लिए तरसाया है, आज इतना ही तड़पा कर मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगा। इसलिए मुझसे रहम की उम्मीद नहीं करना, पनाह मांगोगी मुझसे। गंभीर आवाज में सरगोशी में कहते हुए वापस दिल वाले मकाम पर झुक गया।
बेरहम बना कहीं दांतों की चुभन दे रहा था तो कहीं लम्सों की हिद्दत। वो इसके रहमो करम पर खुद को छोड़कर इसके हवाले कर चुकी थी। जानती थी कि आज इसका सामना पढ़े लिखे शाहजेब डॉक्टर शाहजेब से नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत के मामले में बेरहम बने पठान से था, जो कि इस वक्त ना तो कुछ कहने के मूड में था और ना ही कुछ सुनने के मूड में। जानती थी जितनी वो मजामत करेगी इतना ही वो इसकी जान को मुश्किल करके हलकान करेगा। वह इसकी नाजुक सी कमर पर झुकते इसकी कमर पर बिखरे बालों की आबशार को नरमी से हटाते इसके दूधिया चमकती कमर पर अपने दहकते तपिश ज्यादा लब रखकर चूम गया। इसके वजूद के रानाइयों को चूमते हुए वो बेकाबू सा हो रहा था। इसके जिस्म की खुशबू इसे मदहोश सा कर रही थी। इसकी नाजुक सी कमर पर उंगलियों की सख्ती से वो सिसक उठी थी। शाहजेब के जानलेवा लम्स से इसकी कमर पर सख्ती और ऊपर से नीचे महवर रक्स से शाहजेब के जिस्म से आती हुई मर्दाना रोमांटिक लोन की जानलेवा खुशबू वो अपनी सांसों में घुलती हुई महसूस कर रही थी। इसके पूरे वजूद में वो अपनी गहरी नजरें गाड़े हुए था। इसके वजूद पर कपड़े ना होने के बराबर थे। वो अपने वजूद पर इसके हाथों की बेबाकियां महसूस करके वो बिन जल की मछली की तरह तड़प रही थी। वो बेहिस बना इसकी जान निकाल रहा था। आज बहुत दिनों के बाद शाहजेब पहली रात के जैसा बेरहम बना हुआ था। हुमा की सिसकियों की आवाज में तेजी आने लगी थी। गुड़िया के उठ जाने के डर से शाहजेब ने हुमा के मुंह पर अपना मजबूत हाथ रखकर सिसकियों को बेरहमी से रोक रखा था। शाहजेब आप बहुत जालिम है। इसकी शिद्दतों से टूटकर इसके सीने में सर छुपाए शिकवाकुन लहजे से बोल रही। पता है मुझे, मगर जालिम बनने पर भी डॉक्टर साहिबा मुझे खुद उकसाती हो। अगर शेर के मुंह में आराम से इसका शिकार दे दो तो मैं कसम से तुम्हें इतना हल्का नहीं करूंगा। मोहब्बत की बारिश बरसा कर इसे अपनी गिरफ्त में लिए लेटा था। शाहजेब, अब हमारी बेटी है तो मैं अपनी जॉब के साथ हमारी बेटी को संभालते हुए थक जाती हूँ। आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लिया करें प्लीज। देखो डॉक्टर साहिबा, सीधी सी बात है, तुम मुझसे मेरी बेटी के सारे काम करवा लिया करो। कहो तो मैं तुम्हारी खिदमत गुजारी के लिए तुम्हारे हाथ पांव सब कुछ दबा दिया करूंगा। लेकिन अगर तुम्हारे लिए कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये है कि मैं अपने जज्बातों पर कंट्रोल रखूं और मोहब्बत के लम्हों में कमी पेशी कर लूं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इतना साबिर बंदा मैं बिल्कुल नहीं हूँ। साफ सुथरा डॉक्टर शाहजेब ने इनकार कर दिया। आओ आओ अनु जी, हमारी बिटिया रानी उठ गई है, मगर आज मेरी बेटी ने अपने बाबा का भरपूर साथ दिया है सोकर। कितनी प्यारी बेटी है मेरी, इसे अपने बाबा का एहसास है। गुड़िया की आवाज सुनकर डॉक्टर शाहजेब के लब मुस्कुराए थे। खुद को जल्दी से कवर करते हुए कंबल के अंदर कर चुका था, जबकि बड़े अदब से हुमा के हाथ में इसके कपड़े थमा दिए। हुमा को हंसी आ रही थी शाहजेब की घबराहट से। इसकी जान को हल्कान करते हुए वो अलग ही शाहजेब होता था, मगर जैसे इसकी बेटी की आंख खुलती तो वो खुद को ऐसे छुपा लेता कि हुमा को हंसी आने लगती थी। हुमा इसको अक्सर कहती थी कि शाहजेब वो तो इतनी छोटी है, इसे अभी क्या पता है। मगर शाहजेब हमेशा से कहता था कि बेटी छोटी हो या बड़ी, बाप के लिए वो इज्जत का मकाम रखती है, इसलिए इसे अपनी बेटी से बहुत शर्म आती है। हुमा ने जल्दी से खुद को कपड़े पहनकर कवर करते हुए अपनी बेटी की जानिब रुख किया, क्योंकि इसका शर्मीला पठान तो कंबल में दुबक कर बैठा हुआ था और जब तक गुड़िया सो नहीं जाती वो बाहर नहीं आएगा। इसका पूर इसे इसे इसका पूरा यकीन था। वो कब से बैठी हुई आसिम शाह का इंतजार कर रही थी, मगर वो शिफा को चाय देकर गया तो वापस नहीं आया। शायद वो नाराज था बार बार माही का जिक्र करने से। वो अब डरी सहमी हुई बैठी थी। क्या जरूरत थी मुझे माही की तरफदारी करने की? पहले खुद को तो तरफदारी कर लेती। मुझे तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए था कि मेरे बाप के किए की सजा नहीं मिल रही और वो शख्स मुझे इज्जत से अपनी बीवी बनाकर ले आया है। पता नहीं कब अकल आएगी मुझे। वो अपने आप को अकेली बैठी कोस रही थी। काफी देर के बाद रूम का दरवाजा खुला और आसिम शाह अंदर दाखिल हुआ। चेहरे पर अब भी नाराजगी के तासुरात थे, जिनको छुपाने की कोशिश भी कर रहा था। शिफा, तुम अभी तक सोई नहीं? अपने हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल ड्रेसिंग पर रखकर हाथ में पहनी हुई वॉच उतार कर रखते हुए बिना देखे मुखातिब किया था। नहीं, मैं आपका इंतजार कर रही थी। क्यों, कोई सवाल बाकी रह गया था? माही के बारे में बात करनी है, तंजिया लहजे से बोलता हुआ सोफे पर बैठकर अपने मोजे उतारने लगा। मौजों को शूज के अंदर डाल रहा था। सॉरी, आपको बुरा लगा, मैं आइंदा माही का जिक्र नहीं करूंगी, सहमे हुए लहजे से मनाते हुए बोले। शिफा, बात बुरा लगने की नहीं है। मैंने आपको सारी कंडीशंस क्लियर करके बताई हैं ताकि कोई भी शक और शुबा की गुंजाइश ना रहे। मगर आप हमारे रिश्ते के बारे में तो शायद बात ही नहीं करना चाहती। आप बार बार माही को बीच में ला रही हैं। शिफा, किसी को पसंद करना, किसी से प्यार करना, ये एक कुदरती अमल होता है। ना तो आप जबरदस्ती किसी को पसंद कर सकते हैं और ना ही जबरदस्ती किसी से प्यार कर सकते हैं। माही को अगर मुझसे अट्रैक्शन हुई या मैं इसे पसंद आया, ये इसका मसला है। मुझे तुम पसंद आई, मैंने तुमसे प्यार किया
और खुदा ने हमें एक रिश्ते में जोड़ दिया। हालात चाहे जैसे भी हों, मगर मेरे लिए ये रिश्ता बहुत खास है और मैंने इसको पूरे दिलो मोहब्बत से कबूल किया है। इसलिए प्लीज मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरी तरफ से कोई सख्ती नहीं होगी, मगर हमारे रिश्ते को नाकाम मत जबरदस्ती का नाम मत दीजिएगा। ये रिश्ता आपकी तरफ से जबरदस्ती का हो सकता है, मेरी तरफ से नहीं, क्योंकि मैंने तो आपसे निकाह करने के लिए पूरी जान लगा दी है। वो बोलते हुए अपनी कबर्ड से ट्राउजर और शर्ट निकालकर वॉशरूम में जाकर बंद हो गया। शिफा, तुम्हें भी इज्जत रास नहीं आ रही? कितने प्यार से बात कर रहा था, मगर तुम्हें तो माही की दोस्ती का बुखार चढ़ गया था। जरा सोचो, अगर ये बंदा मुझसे निकाह नहीं करता तो एसीपी मेरा क्या हासिल करता। पता नहीं मुझे क्या सजा देता मेरे बाप के गुनाहों की। वो खुद को कोसते हुए सोच रही थी। ब्लू कलर की हाफ बाजू वाली टी शर्ट और सेम कलर का ट्राउजर पहनकर वो बाहर निकला। शिफा ने पलके उठाकर प्रोफेसर की जानिब देखा था, जो ट्राउजर और शर्ट में कमाल का हैंडसम लग रहा था। इसका गोरा रंग ब्लू कलर में दहक रहा था। इसके बाजू पर घने मर्दाना बाल बहुत पुरकशिश लग रहे थे। चेहरे की जानिब तो देखने देखने की माही की हिम्मत नहीं होती थी, मगर दिल ने यह सोचकर एक मिनट मिस की कि ये इसका शौहर है। वो रिश्ता था जिसे वो चाहकर भी जुटला नहीं सकती थी। यह शख्स इसका महरम था। शिफा, तुम भी उठकर चेंज कर लो और आराम करो। सुबह तुम्हें मेरे साथ कॉलेज चलना है। क्या आप मुझे अपने साथ कॉलेज लेकर जाएंगे? मतलब आप मेरी पढ़ाई बंद नहीं करेंगे? वो खुशी से उठकर इसके पास आकर खड़ी हुई, जो जो मिरर से सामने से अपना फोन उठाकर बैठ के जाने पा रहा था। नहीं, मैं तुम्हारी पढ़ाई पर क्यों बंद करूंगा? तुम जितना और जब तक पढ़ना चाहती हो पढ़ सकती हो। सपाट से लहजे से बोलता हुआ बैठ के जाने बढ़ गया। थैंक यू सर, वो खुशी से बोली थी। सर, मैं चेंज करके क्या पहनूं? वो जब कॉलेज जाऊंगी तो क्या पहन कर जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। वहां पर भी मुझे मेरा आप ही ने अपने कपड़े दिए थे। वो बच्चों की तरह सब बातें भूलकर अपने कपड़ों के बारे में सोचने लगी थी। वो एज के लिहाज से बच्ची ही थी। वो हमेशा से एक बहुत लाइक स्टूडेंट थी। इसकी वजह से इसे जल्दी जल्दी पास आउट करते हुए वो फर्स्ट ईयर तक बहुत जल्दी पहुंच गई थी। नफी में सर को हिलाते हुए प्रोफेसर के लबों तले हल्की सी मुस्कुराहट उभरी थी, जिसे शिफा ने देख लिया था। सर, आप इसलिए हंस रहे हैं कि मैं कितनी बेवकूफ हूँ? बच्चों की तरह मुंह लटकाए हुए सवाल किया। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं सोचा। अलमारी खोलो, इसमें से जो पसंद है पहन लो। बेड पर तकिया सीधा करते हुए लेट गया। मतलब कि आपने मेरे लिए कपड़े खरीदे हैं? सवाल करते हुए वो बच्चों की तरह जैसे हल हलचल थी इसके अंदर जैसी हलचल थी जैसे इसके अंदर। इसने अलमारी का दरवाजा खोलकर देखा, जहां पर तकरीबन 15 से 16 मुख्तलिफ ड्रेसेस थे। ये सब मेरे हैं? इसके चेहरे पर एक चमक सी आई थी। जी, सब आपके हैं, क्योंकि मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनता। और वो मजाक करते हुए इसकी जानिब मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। ये सब आप मेरे लिए कब लाए? नए ड्रेसेस तो कबर्ड में देखती होंगी। खुश होकर सवाल किया। जब रुमान भाई ने मुझे कह दिया था कि बेफिक्र हो जाओ, वो शामिर भाई से बात कर देगा। फिर मैंने तुम्हारे लिए शॉपिंग की, ताकि मेरी बीवी को यहाँ पर आकर कुछ भी अनकंफर्टेबल फील ना हो। वो 17 साल की लड़की को इस वक्त समझ नहीं आ रहा था वो खुश हो या उदास। एक तरफ मायका भाई माँ छूट जाने का गम था, दूसरी जानिब ये खुशी थी कि इसे अपने बाप के किए की सजा जिस तरह मिलनी चाहिए थी, वो वैसी दूर दूर तक कोई चीज नहीं थी। एक तरफ वो दोस्ती थी जो इसकी इकलौती बेस्ट फ्रेंड थी, जो प्रोफेसर पर अपनी जान न्यौछावर करती थी। इस दोस्त के लिए दुखी हो जाए या इस शख्स की मोहब्बत पर खुश हो, जो हर अल्फाज में इसे जता रहा था कि वो इसे कितना प्यार करता है। इसकी मुली जुली सी कैफियत को शिफा समझ नहीं पा रही थी। एक सिंपल सा कुर्ता वो ट्राउजर को उतार कर वॉशरूम में जाकर बंद हो गई। शाह, प्लीज आप इतने परेशान नहीं हो, मुझे कुछ नहीं होगा, रोमान शाह के पास बैठे हुए धीमे लहजे से कहा। रोमान शाह जब घर आया था, गुस्से से स्टडी रूम के सोफे पर आंखों पर हाथ रख के लेटा हुआ था। मीरा, प्लीज तुम इस वक्त यहाँ से चली जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। रोमान शाह ने अपने चेहरे से हाथ हटाकर मीरब की जानिब देखा था। इसकी आंखों को देखकर मीरब को खौफ महसूस होने लगा था। शायद वह बहुत रोया था या गुस्से में था, मीरब को समझ नहीं आ रही थी। शाह की आंखों में लाल सुर्ख कलर के डोरे उभरे हुए थे, जो चीख कर बता रहे थे कि वो शाह दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। डॉक्टर ने आपको वापस बुलाकर क्या बात की थी? आखिर मीरब के लबों पर वो सवाल आ ही गया जिसको पूछने की वो कब से कोशिश कर रही थी। क्यों बताऊं, तुमने जो कारनामा सर अंजाम दिया है, मुझे बताया था। जो मैं तुम्हें बताऊं कि डॉक्टर ने मुझे क्या कहा है?
इतना जब्त के बावजूद रोमान शाह का गुस्सा इसके आपे से बाहर हो गया। रोमान शाह ने जोर से चीखते हुए वो रोती हुई इसके पास से उठकर तेजी से रूम में चली गई। रोमान शाह पागल हो गया। जिस बात के लिए डॉक्टर्स ने सख्ती से मना किया है, तुमने वो गलती कैसे कर सकती है? अपने माथे पर हाथ रखते हुए वो सोफे से उठकर पांव जमीन पर लटकाए बैठ गया था। डॉक्टर ने रोमान शाह को वापस अपने क्लिनिक के अंदर अकेले बुलवाया था जब मीरब के दूसरे रूम में ब्लड टेस्ट हो रहे थे। डॉक्टर ने साफ साफ कहा था कि मीरब को हर तरह के स्ट्रेस से दूर रखना है। डॉक्टर ने कहा था कि इसको वो माहौल देना देना वो जो जो वो चाहती है। इसका खुश रहना 75% इसके केस को कॉम्प्लिकेशन से बचा सकता है, और जरा सा जहनी दबाव इसकी जान के लिए खतरा साबित हो सकता है। रोमान शाह को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि इसने पहले कदम पर ही गलती कर दी। मीरब जान, मेरी तरफ देखो, इसके पास बेड पर बैठते हुए बोला। वो बच्चों की तरह तकिया मुंह पर रखे छोटी छोटी सिसकियां लेते हुए रो रही थी। मुझे नहीं देखना आपकी तरफ। आपने फिर से मुझे डांटा है। अब तो हर रोज यही होगा। यही मेरी गलती को आप मेरी सजा बनाकर रोज मुझे डांटा करेंगे। आपको कोई खुशी नहीं है हमारे बच्चे की। मेरा बच्चा, मेरी तरफ देखो। मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। तुम रोना बंद करो। पास बैठकर इसकी खूबसूरत आंखों पर आतिशी लब रखकर चूमते हुए इस नरमी से सारे आंसू पी गया था। जान, तुम मेरी मोहब्बत का बहुत नाजायज फायदा उठाती हो। एक तो खुद इतनी बड़ी गलती की, ऊपर से अब रोकर मेरी जान निकाल रही है। माथे पर आई हुई बालों के लटों को साइड पर करते हुए इसके खूबसूरत चेहरे को अपनी मोहब्बत भरी लाल डोरों वाली आंखों से देख रहा था। मैंने कोई गलती नहीं की। शाह, आपने अकेले ही हमारे बच्चे के बारे में फैसला कैसे ले लिया? आपने इसमें मेरी राय नहीं पूछी थी। रोमान शाह के थोड़े से नरमी वाले लहजे को महसूस करते ही मीरब ने हिम्मत बांधते हुए कहा, और वो उठकर शाह के सामने बैठ गई। तुमसे इसलिए नहीं पूछा था क्योंकि तुम रोमान शाह अपने फैसले खुद करता है। हाँ, मुझे तो कुछ भी करने का हक नहीं है। मीरब ने नाराज मुंह बनाकर साइड पर रुख फेर लिया। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।